प्रिय विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 में। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो किताब है कला वर्ग और वाणिज्य दोनों के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो है परीक्षा 2024 के संदर्भ बात करेंगे। पूरे ब्लूप्रिंट की इकाई 7वीं है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और वैसे देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी इकाई है। इसमें दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, दो लघु आएंगे, अति लघु, दो लघुत्रात्मक और एक निबंधात्मक। कुल 7 प्रश्न आएंगे, कुल 12 अंक के प्रश्न आएंगे। पिछले जो हमने पार्ट में पढ़े थे 2.4 बाजार की मांग है, 2.5 में 2.4 मांग डिमांड है, 2.5 बाजार मांग है मार्केट डिमांड, 2.6 मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पढ़ा था। अब बात करते हैं कि मांग की लोच मापने की विधियां कितनी है, उसका वर्णन करो। ये बड़ा प्रश्न आ सकता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच, उसको कैसे माप सकते हैं। तो मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां या मांग की कीमत लोच को निम्न विधियों से मापा जा सकता है। तो इसमें 3 विधि है। एक तो आनुपातिक या प्रतिशत विधि है, और दूसरी ज्यामिति विधि है, बिंदु विधि भी बोलते हैं इसको, ज्यामिति भी बोलते हैं। तीसरी आपके कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी इसमें मांग में प्रतिशत परिवर्तन है, उसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दो। तो ये आपके सिद्ध चीज है। ईपी इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू माइनस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत, यानी प्रतिशत ही आनुपातिक एक ही चीज है, आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत ही आनुपातिक। माइनस इसलिए लगाते हैं वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, प्रतिलोम। ईपी मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग, कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। और ये आपका इसके अंदर बीजगणितीय फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन Q0 इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P0 इंटू 100, और डेल्टा का मतलब होगा Q1 माइनस Q0, परिवर्तन बताता। तो मांग मात्रा में ये प्रतिशत परिवर्तन 100 से गुणा किया है, 100 से 100 कट गए ऊपर नीचे, और फिर ये आपके ऊपर वाला और नीचे वाला वापस डेल्टा फिट कर दिया, Q1 माइनस Q0 डेल्टा Q, और P1 माइनस P0 डेल्टा P कर दिया। अब ऊपर वाला जो है पार्ट Q, डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन, इसमें एक दूसरे में भाग है ये, तो भाग का चिन्ह लगाओगे और वापस इसको भाग का चिन्ह गुणे में, तो संख्या ये आगे वाला जो है ये उलट जाता है भिन्न। तो ये इस प्रकार जिस उलट जाती है, तो ये आपकी स्थिति ईडी या ईपी बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q रहता। तो ये ध्यान याद करने का तरीका है कि इसमें डेल्टा तो दोनों में आ गया, पहले मात्रा आती है फिर नीचे कीमत आती है, दूसरे में डेल्टा नहीं आता है, ऊपर कीमत आती है नीचे मात्रा आती है। डेल्टा ईडी बराबर ईपी बराबर मांग की कीमत लोच, ये प्रारंभिक कीमत है, ये नई कीमत है। प्रारंभिक मांग, नई मांग या वर्तमान मांग कह दो, ये परिवर्तन का द्योतक है, कीमत में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, ज्यामिति। तो ये आपका सीधा फॉर्मूला हो गया। ज्यामिति विधि की बात करें तो इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना में किया जाता है। किसी बिंदु पर कर लेते हैं, तो इसका सीधी चीज है कि जिस बिंदु पर अपन मांग ज्ञात करना चाह रहे हैं, उस बिंदु से मांग वक्र का निचला हिस्सा बटा उस बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की बात करें, ए में ऊपरी हिस्सा तो पूरा ही पड़ा है बी, और निचला हिस्सा 0 है, 0 का भाग देते ही अनंत आ जाता है। इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिट से होता है। इसको आप अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं कर सकते। एन बिंदु पर जाए तो ये 1 से अधिक उत्तर आएगा कि एन और बी की दूरी है वो ए एन से ज़्यादा है। और मध्य बिंदु पर जाए तो दोनों बराबर रहते हैं, और अंश और अंश जब बराबर होते हैं 0 के अलावा, तो उसमें उत्तर 1 आता है, फिक्स है। और एम बिंदु पर जाए तो ऊपर वाला अंश कम रहता है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि भाग देने पर जो उत्तर आएगा वो 1 से कम होगा। और बी बिंदु पर जाए तो नीचे तो कोई कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर 0
तो जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो फिर जीरो ही आता है। तो ये आपके इस प्रकार ये एन मांग वक्र है। ये इनका अलग अलग एक और तरीका आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपके बात आती है मांग वक्र डी के बिंदु ए पर स्पर्शरेखा डी के ढाल से मांग की। तो ये इसका ढाल देख लेते हैं कि अगर ए बिंदु पर ढाल है तो वहाँ ढाल अनंत है, और यहाँ अगर इस बिंदु पर ढाल निकालेंगे तो ढाल इकाई से ज़्यादा रहेगा। स्पर्श कोई बिंदु उस पर ढाल 1 रहेगा, इसमें ढाल इकाई से कम रहेगा, और यहाँ ढाल है वो 0 रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। चित्र में ए भी एक सरल रेखीय मांग फलन है। पी बिंदु, पी एक बिंदु जो मांग वक्र 2 हिस्सों में बांटता है, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। पी बिंदु पर मांग लोच वक्र का निचला हिस्सा मांग वक्र के ऊपरी हिस्से के अनुपात में होता है, अर्थात ये दोनों बराबर है, तो 2:1 आ गया। पी बिंदु इस मांग वक्र का मध्य बिंदु भी, निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सा बराबर है, तो इसकी इकाई के बराबर हो गई। और बी बिंदु पर ये मैंने आपको बता दिया, ये 0 है तो 0 आ जाएगा। बी बिंदु पर ये पूर्णतया बेलोसदार मांग है। 0 होती है पूर्णतया बेलोसदार, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एम बिंदु पर 1 से कम है, इसका मतलब है कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है, मांग में कम परिवर्तन होता है। ये है आपके इस स्थिति। और दूसरी बात आती है जो आपके एन बिंदु पर है तो ये 1 से अधिक है, यानी कीमत में परिवर्तन, उससे मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये है उसमें। नेक्स्ट है आपके मांग वक्र के ए बिंदु पर, तो ये ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा पूरा ऊपर बचता ही नहीं है, तो अनंत अपरिभाषित भी बोलते हैं इसको, पूर्णतया बेलोसदार है। कीमत में तनिक सा परिवर्तन होने पर मांग 0 हो जाती है। कुल व्यय विधि, तो ये आपकी ज्यामिति विधि हो गई, बहुत इजी मामला है। कुल व्यय विधि, इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च, टोटल व्यय में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच है वो मापी जाती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। लोचदार मांग, एकीक लोचदार, एकीक मांग की लोच, और बेलोचदार मांग। कीमत में थोड़ा सी कमी होने पर कुल खर्च बढ़ता है। थोड़ी कमी हुई खर्च बढ़ता है, या कीमत में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुल खर्च बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ये लोचदार है, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। एक एक लोचदार में कीमत में परिवर्तन होने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है। कीमत में कोई परिवर्तन हो गया लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली स्थिति हो जाती है, तो मांग की लोच 21। अब बेलोचदार में कीमत में कमी होने पर कुल खर्च कम हो जाता है, और कीमत बढ़ने पर कुल खर्च बढ़ जाता है, बेलोचदार मांग है। लोचदार मांग के संबंध में कीमत और कुल खर्च में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखिए, विपरीत दिशा में। लेकिन कम लोचदार मांग में एक दिशा में परिवर्तन होता है, और जब एक लोच होती है तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी, इस विधि की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसे ये पता लगा सकते हैं कि 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, 1 के बराबर। इसका सही मेजरमेंट अपन नहीं कर पाते, एक दिशा जरूर आ जाती है इसमें। तो देखिए कीमत में वृद्धि हो रही है, व्यय में वृद्धि हो रही है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। कीमत में कमी हो रही है, व्यय में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, व्यय में कमी, विपरीत दिशा में होते ही इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी आपकी। इसमें जो पीसीसी है ये आपका कीमत उपभोग वक्र है, ये ऊपर बाईं ओर जाता है, इसमें नीचे बाईं ओर जाता है, विपरीत हो गए। और कीमत में वृद्धि होती है, व्यय में वृद्धि होती है, कीमत में कमी होती है, व्यय में एक दिशा में परिवर्तन होता है, इसका मतलब है बेलोचदार है। पर कीमत में परिवर्तन होता है, व्यय अपरिवर्तित रहता है, इस तरह कोई परिवर्तन। ये से वाला चक्कर है, थोड़ा आप सही कर लें, दिशा में से छप नहीं रहा है, तो ये क्षैतिज होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसको मैंने इस प्रकार लिखने की कोशिश की। व्यय का परिणाम मांग की लोच, प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल। कीमत देखिए आप, पहले में कीमत और इसमें व्यय में दोनों में एक दिशा बढ़ती है, बढ़ता है, घटती है, घटती है, इकाई से कम है।
फिर चलते हैं, कीमत में परिवर्तन होता है, वह में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब ये इकाई के बराबर है। और फिर ये विपरीत हो जाता है तो इकाई से अधिक है। इसको इस पक्ष ले लिया कीमत, तो ये इसका ये चित्र हो गया। अब बात आती है उदाहरण 2। माना अनार की कीमत 100 रुपये और अनार की उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा बढ़कर 750 हो जाती है। प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लॉस ज्ञात करें। अब अपने को देखना है कि वे की क्या स्थिति है, तो ये अपन इसका दोनों का वे ज्ञात कर लेते हैं, वैसे भी पता चल जाएगा। बाकी इसके अंदर आप अपन को जो आनुपातिक विधि है वो काम लेनी होगी। प्रारंभिक और वर्तमान कीमत ले लो और इसमें अंतर क्या आया, तो इसमें 50 रुपये का अंतर आया और मात्रा में 500 का अंतर आया, 500 ग्राम का। तो ये इसको फॉर्मूले में आंकड़े दर्ज करें तो इसमें 4 उत्तर आएगा, सीधी सादी। इसका मतलब है कि इकाई से ज़्यादा हो गई। अब वस्तु की कीमत 11 रुपये प्रति इकाई है, उपभोक्ता उसकी 8 इकाइयाँ खरीदता है, कीमत घट जाती है तो उसकी 11 खरीदता है कुल खर्च विधि से। तो अपन सीधी चीज़ है, पहली वस्तु में कितना खर्च हुआ 88 रुपये और दूसरी स्थिति में कितना खर्च हुआ 88 रुपये। दोनों स्थिति में खर्चा समान है, इकाई की कीमत लॉस के बराबर होगी बस। अब मांग की कीमत लॉस की गणना प्रतिशत विधि से कीजिए। तो ये आपके इस प्रकार प्रतिशत है, प्रारंभिक कितनी हुई, अंतिम कितनी हुई। मात्रा ज्ञात कर लो, कीमत का कुल खर्च में भाग दोगे तो मात्रा आ जाएगी। मात्रा में परिवर्तन ज्ञात करके अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो बेलोच आती है, कितनी आ रही है, बेलोच आ रही है। देखिए आप इसके अंदर पहले में 18, दूसरे में 18। इसका मतलब है कि उसका जो दोनों स्थितियों में 18 ही खरीद रहा है और इसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो ये परिवर्तन 0 आकर 0 आ जाती है, बेलोचदार है। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। मांग की लोच को जो घटक है, वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को प्रभावित करती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, जैसे प्रकृति है वस्तु एकदम समय पर नाशवान हो जाती है, इस प्रकार ज़्यादा टाइम तो भी इफेक्टिव होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, उसके सब्स्टिट्यूट्स किस प्रकार के, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वस्तु की बजट, उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की कितनी महत्ता है ये भी डिपेंड करती है। उपभोग को स्थगित करना, उपभोग स्थगित हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे आवश्यक वस्तुओं का उपभोग स्थगित नहीं होता, बेलोच होती है उपभोक्ता की आदतों पर और समय अवधि। तो ये इस प्रकार के 5 पॉइंट है आपके। वस्तु की प्रकृति पर, जो वस्तु अत्यावश्यक होती है मांगी लोच बेलोच होती है, प्रकृति देख लीजिए। इनकी कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ता उपभोग तो घटा नहीं सकता, जैसे अनाज है, दवाइयाँ नहीं घटा सकता, तो ये बेलोचदार होती है। दूसरी किस्म आरामदायक वस्तु होती है, तो इसकी मांग की लोच 1 होती है, क्योंकि कीमतें बदलने पर उपभोक्ता द्वारा इन पर किया गया वो समान रहता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। विलासिता वस्तु लग्जरी गुड्स थी, कीमतों परिवर्तन होने पर मांगे जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। इनकी लोग है विलासिता वस्तुएं, इनकी मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती है, जैसे वातानुकूलित संयंत्र है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, वे वस्तुएं जिनके निकट स्थानापन्न पदार्थ होते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, इनकी मांग लोचदार होती है। वे वस्तुएं जिसके निकट स्थानापन्न नहीं होती वो उनकी मांग बेलोचदार होती है, जैसे गेहूं है। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, मांग लोचदार होती है, कई उपयोग होते हैं। अगर इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोग से घटाकर सबसे ज़्यादा उपयोग वाले होने वाले में काम करेंगे। जैसे बिजली की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में ही नहीं होगा। ये इस प्रकार उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु में, अगर उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच हमेशा कम होती है। ऐसी वस्तु जैसे माचिस है, सेफ्टी पिन है, पेंसिल है, वे वस्तु जिसका उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है वे काफ़ी लोचदार होती है, जैसे कार है। उपभोग को स्थगित करना, वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिसके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है,
उनकी लोचदार होगी। गृह निर्माण की मांग ऐसा उदाहरण है। ब्याज दरें अधिक होती है तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋणों की मांग कम कर देते हैं, स्थगित हो सकता है। उपभोक्ता की आदत, वे वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदि हो जाते हैं वो बेलोच होती है, जैसे सिगरेट है, तंबाकू। कीमत का कोई असर नहीं है। इन वस्तुओं पर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता। समय अवधि, अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। ये टाइम का असर है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है, इसलिए वो पूर्ण लोचदार होती है। संक्षेप में ये आपके छोटे प्रश्न आ सकता है। मांग की लोच मापने का आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि है, ज्यामिति विधि है, ये बिंदु विधि भी कहते हैं इसको। मांग की जो लोच मापने कुल व्यय विधि है। मांग वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर है तो उसकी लोच अनंत होती है, प्रमाणतः पूर्णतः लोचदार होता है। मध्य बिंदु पर मांग वक्र अगर बिंदु लोच से ज्ञात करें तो आपकी इकाई लोचदार होगी। ज्यामिति विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का ये आपका सूत्र मैंने बता ही दिया आपका। मांग मात्रा में वक्र का निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी मांग लोच, बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और वस्तु की कीमत, ये बढ़े का शब्द गलत। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय पर क्या प्रभाव? कुल व्यय बढ़ेगा, बस कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय बढ़ेगा, ये होगा। और इसके बाद यदि समोसा की कीमत 10% वृद्धि होती है तो उसकी मांग 10% गिरती है तो समोसा की मांग इकाई के बराबर होगी। और बिंदु विधि से पी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से ज़्यादा हो गई, बस दिख रहा है निचला हिस्सा ज़्यादा ऊपर कम है। पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है? अत्यावश्यक वस्तु है तो इसका कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता इसके उपभोग को घटा नहीं सकता। पानी, अनाज, दवाइयाँ ये इस प्रकार की होती है तो इसकी मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़िए, चित्र बनाइए, इसको समझिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। अर्थशास्त्र स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे अंक आते हैं। कला वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी को अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। और जो चूक गए मोटिवेट करें आने वाली पीढ़ी को कि बहुत अच्छा विषय, ज़्यादा नंबर आते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आपको अगर कहीं समझ में कमी रह रही है तो कमेंट करें, अच्छा लग रहा है शेयर करें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।